नमस्कार, शून्यकाल में आप सभी का स्वागत है। भारत में जाति व्यवस्था बहुत लंबे समय से अस्तित्व में रही है। एक ऐसी वर्ण व्यवस्था थी जिसमें अछूतों को आउटकास्ट रखा गया और उनके साथ भेदभाव के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई। सालों तक उन्होंने भेदभाव झेला। जब संविधान लागू हुआ तब जातीय भेदभाव और छुआछूत को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी लोगों के मन में जाति का जो गर्व है वो बना रहा। फिर बीच में एक ऐसा वक्त भी आया जब लोगों ने सामूहिक रूप से जाति छोड़ने का एक अभियान भी चलाया। कई लोगों ने सामूहिक रूप से अपने नाम के साथ जाति छोड़ना शुरू किया। अभी एक ऐसा समय फिर से आ गया है जब लोग अपनी अपनी जातियों पर गर्व करने लगे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पहले जो हम जाति के साथ थे, अब वो अपने आप को फिर से वहाँ ले जाकर उस गौरव को फिर से बनाए रखना चाहते हैं। तो इसी संबंध में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है प्रसिद्ध लेखक, दलित चिंतक भंवर मेघवंशी जी। सर, शून्यकाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। तो सर, ये जातीय गौरव का जो एक अभियान फिर से चल पड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये अतीत जीविता है, पीछे की तरफ लौटना। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इतिहास का उत्खनन हो रहा है, हर कोई पीछे पीछे और पीछे लौटना चाहता है। चीजें खोजी जा रही है, जमीन खोदी जा रही है, वहां से कुछ चीजें निकाली जा रही है। तो जब समाज पीछे जाना शुरू करता है, और आपने देखा होगा कि इस देश में एक ऐसी विचारधारा है, और इस देश में नहीं बल्कि विश्व भर में ऐसी विचारधाराएं हैं, दक्षिणपंथी विचारधाराएं, जो अतीत का बहुत गौरवगान करती है, स्वर्णिम अतीत की बात करती है। दूध दही की नदियां बहती थी, सोने की चिड़िया था ये देश, विश्व गुरु था। मतलब पहले बहुत अच्छा था। ये जो पहले बहुत अच्छा था और आज अच्छा नहीं है, इस विचार ने लोगों को पीछे की तरफ जाने के लिए बाध्य किया। होना तो ये चाहिए था कि जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ती है, लोग पीछे की बहुत सारी चीजों को छोड़ते हुए नई चीजें अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा हो जाता है जहां पर लोगों को अपने पीछे की जो चीजें हैं वो इतनी अच्छी लगने लगती है, जिनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनके पुरखों ने बड़ा काम किया। ये जो पूरा जाति गौरव की परियोजना है, मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर ये धर्म के गौरव की परियोजना है, ये देश के गौरव की परियोजना है। यही फिर नीचे जाती है तो जाति के गौरव की परियोजना बन जाती है, और ये और नीचे जाती है तो खापों के गौरव की परियोजना बन जाती है, फिर और नीचे जाती है तो गोत्रों की बन जाती है कि आप एक ही जाति के हैं, लेकिन आप कौन सी खाप के हैं, आप कौन से कुल के हैं, आप कौन से गोत्र के हैं, आप कौन सा, आपका नख क्या है, आपकी कुलदेवी कौन है, आप किस इलाके में पैदा हुए और कहां से चले। तो ये जब इस तरह का एक छिद्रान्वेषण शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि ये जो जाति के जंजाल से मुक्त होकर के एक मानवीय समाज बनाने का जो प्रयास है, और मुझे लगता है कि ये पूरा जो प्रयास है ये डॉक्टर अंबेडकर के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की विचार के खिलाफ है। ये जो जाति तोड़ो और जमात बनाओ का जो उनका विचार है उसके खिलाफ है, कि जहां आप पुनः जाति के हदबंदियों में जा रहे हैं, आप जाति के नाम पर घेराबंदी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि नहीं, वो जो जाति छोड़ दी गई या जाति का कुछ नाम बदल दिया गया वो ठीक नहीं हुआ, और हमें अपनी जाति में लौटना है, अपने पुराने गौरव की तरफ लौटना है। और ये अतीत जीविता की पूरी गर्व की परियोजना भारत में हिंदुत्ववादी संगठनों की परियोजना है, और मैं ये कहूं कि ये सीधे सीधे आरएसएस की परियोजना है। वो सिखा रहा है कि जाओ और अपनी जाति में लो। तो जाति पे गर्व करना, फिर कल को जाति के धंधे पे गर्व करना। तो ये जो तरीका है, मुझे लगता है कि ये पीछे धकेलने का काम है। ये जो एक किस्म की चेतना आई, जिसको आप दलित चेतना कह लीजिए, बहुजन चेतना कह लीजिए, मूल निवासी चेतना कह लीजिए,
उस चेतना को पलट देने का काम है। ये इतिहास को विकृतीकरण करने का भी प्रयास है और फर्जी गर्व, जाति का एक फर्जी दम्भ प्रस्तुत करने का एक नस्लीय अभियान है। और मुझे लगता है कि इस तरह की परियोजनाओं में जो भी लोग लगते हैं वो शुद्ध रूप से उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और जो दक्षिण पंथ के लोग हैं। सर, आपने जो कहा है कि दक्षिण पंथियों का ये डिस्कोर्स चलाया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ महीने पहले भागवत जी ने एक जगह स्टेटमेंट दिया था कि जाति जो है वो तो पुजारियों की बनाई हुई है, भगवान ने जाति नहीं बनाई है। हम सबको उस अतीत के लिए शर्मिंदा होते हुए हम सबको जाति छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी है कि जैसे कई सारी दलित जातियों को वो उनका इतिहास की, जैसे चमार को कह रहे हैं कि तो चबर वंशीय क्षत्रिय रहे हैं। मैतर समुदाय को उन्होंने वाल्मीकि से जोड़ते हुए वाल्मीकि कर दिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने दो तरह की बातें कही। पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने ये कहा, सुबह उन्होंने ये कहा कि जाति पंडितों ने बनाई, और शाम होते होते उन्हीं के संगठन के अन्य अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने उसको खंडन किया, क्योंकि देश भर में पंडितों ने और खासतौर पर विप्र समुदाय, ब्राह्मण समुदाय ने इस बात के लिए विरोध करना शुरू कर दिया कि कैसे आप ये ब्लेम गेम कर रहे हैं कि आप हमको जाति के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि जाति की उत्पत्ति, उसके विकास, उद्भव पर अगर आप बात करेंगे तो ये जो भगवान ने जाति नहीं बनाई, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट है इस वक्तव्य पर, क्योंकि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जो आती है वो ऋग्वेद के पूर्व सूक्त से आती है, और वहां पर ब्रह्मा खुद ये दावा करते हैं कि मैंने मुंह से, भुजाओं से, जंगाओं से और अंत में पदाभ्याम शूद्रा अजाय, मतलब पांव से मैंने शूद्र बनाया। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि मैं विराट पुरुष, मैंने अपने मुंह से 100 श्रेष्ठ ब्राह्मण बनाए, फिर मैंने भुजाओं से 100 क्षत्रिय बनाए, मैंने जंगाओं से 100 वैश्य बनाए और पैरों से, चरणों से 100 शूद्र बनाए। तो ये भगवान नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, उसके शास्त्र ये प्रमाणित करते हैं कि उसने वर्ण व्यवस्था को बनाया, और वर्ण व्यवस्था जाति की जननी है। जाति वहां से निकलती है। 4 वर्ण थे, वर्ण में फिर काम और इन आधारों पे और फिर जन्म के आधार पे जाति बनती जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है जब ये कहा जाए कि भगवान की नजर में सब बराबर हैं और भगवान ने जातियां नहीं बनाई, तो फिर ये जाति बनी कैसे और बनी हुई कैसे है? और यहाँ पर पूरा जो छुआछूत है, पूरा पवित्रता का, शिष्टता निकृष्टता का जो पूरा मामला है, ये भी पूर्णतः धार्मिक मामला है। आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति नहीं छूने की चीज को छू दे, किसी की रसोई में चला जाए, किसी का पानी पी ले, कहीं मटका छू ले स्कूल में, तो क्या भ्रष्ट होता है? लोग कभी ये नहीं कहते, मैंने तो कभी नहीं सुना कि लोग ये कहते हो कि हमारी जाति भ्रष्ट हो गई। लोग कहते हैं हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। इसका मतलब धर्म जाति है, और ये जो भगवान है ये उसका मुख्य कल्प्रिट है, और ये इसीलिए अभी तक शाश्वत टिकी हुई है क्योंकि ये धार्मिक व्यवस्था है। और लोग ये करते हुए सोचते हैं कि हम शास्त्रीय तरीकों से ये काम कर रहे हैं, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है। तो जब किसी भी ऐसी विसंगति को आप शास्त्रीय आधार पे जस्टिफाई करने लग जाते हैं, तो फिर वो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था बन जाती है, वो धार्मिक व्यवस्था बन जाती है। और फिर उसमें आप एक कम्युनिटी को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि धर्म आधारित जो व्यवसाय है उसमें वो कम्युनिटी बड़े पैमाने पर है, तो फिर वो आप कहेंगे कि ये जाति इसने बनाई। पर मैं ये मानता हूं कि जिसने भी धार्मिक शास्त्र बनाए और जिसने भी भगवान बनाया, उसने जाति को भी ईजाद किया होगा,
ये पहली बात है। दूसरी बात, अगर ये रियलाइज भागवत जी को हो गया कि पंडितों ने बनाई और ये ठीक व्यवस्था नहीं है, ये समयानुकूल व्यवस्था नहीं है, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति को डिसऑन करने का कोई उद्घोषणा किया है? अब 100 साल पूरे हो जाएंगे 2 साल बाद में। 98 साल की उनकी जर्नी में आप जाति के खिलाफ क्या अभियान देखते हैं? वो गोहत्या के खिलाफ अभियान चलाते हैं, वो हर चीज के खिलाफ अभियान चलाते हैं, लेकिन जाति, छुआछूत, भेदभाव, शोषण, इसके खिलाफ कोई अभियान नहीं है। आप कभी नहीं देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठ करके ये तय किया हो कि हम अपने स्वयंसेवकों के लिए अनिवार्य करते हैं कि वो अंतरजातीय विवाह करें, या वो इस तरह का कोई आयोजन करते हो जिसमें ऐसा सामूहिक विवाह सम्मेलन करते हो जहां सारे हिंदू अपर कास्ट या सो कॉल्ड लोअर कास्ट सारे एक साथ बैठ करके शादियां करते हैं। नहीं करते हैं, ऐसा कोई अभियान नहीं चलाते, कभी नहीं चलाया। 1925 से लगा करके 2023 तक मुझे तो ऐसा कोई अभियान नजर नहीं आता है। तो ये बीच बीच में कह देना कि भाई ये तो शास्त्रोक्त नहीं है, ये तो भगवान ने नहीं बनाई, ये तो कुछ पंडितों ने बनाई, तो भाई आपको रियलाइज हो गया तो छोड़िए ना, इस व्यवस्था को खत्म कीजिए ना। कहिए ना कि आज के बाद कोई जाति नहीं होगी। उनके अपने किताबों में उनके अपने जो आइडियोलॉग हैं वो कहते हैं कि जाति हमारा वैशिष्ट है, इसी की वजह से हमारा धर्म बचा हुआ है, नहीं तो सारे लोग धर्मांतरित हो जाते हैं। आप ये भी कहते हैं, आप वो भी कहते हैं, आपके कितने मुंह हैं, आप कितनी बातें करेंगे और लोगों को भ्रम में डालेंगे। तो पहला तो मुझे उनके कहे हुए चीजों पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है जब तक वो अपनी कथनी को कृतित्व में नहीं बदलते। दूसरा पार्ट जो आपका प्रश्न का है कि विभिन्न दलित जातियों में, अनुसूचित जातियों में अपने आप को उच्च वर्णीय बनाने की भी कोशिश की। मैं सोचता हूं ये दो तरफा पर काम चल रहा है। आप अगर देखेंगे तो 19वीं सदी के अंत में 1880 के बाद से जातीय सभाओं का निर्माण होना शुरू हुआ सुधार के नाम पर, और ये धार्मिक लोगों ने इसको शुरू किया, और ये चला लगभग 1965 तक आता है। इस बीच में इन जातियों के इतिहास लिखे गए, खासतौर पर दलित जातियों के, शूद्र जातियों के, और उनका सारा फोकस इस बात पे रहा कि उन्होंने वेदों में से कोई एक ऋषि मुनि खोजा, उससे अपने आप को जोड़ा, अपने आप को ब्रह्मा की वंशावली से जोड़ करके उस ऋषि की संतान बन करके, और फिर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हम या तो क्षत्रिय थे, और कुछ ओबीसी की जातियों ने कहा कि हम ब्राह्मण थे, इक्का दुक्का जातियों ने यह भी कहा कि हम वैश्य थे। ऐसा भी है, और ऐसे संगठन भी बने 1940-42 में। और मैंने ये सारे जो इतिहास लिखे गए, छोटे छोटे इतिहास, उन इतिहासों को देखा है, उनको पढ़ा है और उनको समझने की कोशिश की कि ये किस कुंठा से बाहर निकलने का प्रयास, क्यों आप अपने आप को वहां ले जाते। तो जो काम ये उस दरमियान हुआ, उसी काम को मैं अब देखता हूं कि 15 साल पहले आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ने 3 किताबों का लोकार्पण किया दिल्ली में, प्रभात प्रकाशन ने उनको छापा, और ये विजय सोनकर शास्त्री जी ने उसको लिखा, जो आरएसएस के बड़े प्रतिबद्ध स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के नेता है, एससी कमीशन के चेयरपर्सन भी थे। उन्होंने खट्टी हिंदू जाति, हिंदू चरमकार जाति, हिंदू वाल्मीकि जाति, इन तीनों का इतिहास था, बड़े बड़े ग्रंथ थे। उस तीनों ग्रंथों का मूल स्वर यह है कि जाति, जातिगत भेदभाव और इन सब चीजों के लिए भारतीय समाज व्यवस्था दोषी नहीं है, बल्कि मुगल आए, मुस्लिम आए, और जब इस्लामी लोग यहाँ आए तो उन्होंने जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश की। तो जो योद्धा थे धर्म की रक्षा में लड़े, जिन्होंने ये तय किया कि हम मरने के लिए तैयार हैं लेकिन हम धर्म नहीं बदलेंगे, उनमें से
कुछ लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया, वो लोग गुलाम बना के अनक्लीन ऑक्यूपेशन में उनको धकेल दिया। किसी को अपने हरम में से मल मूत्र ढोने के लिए लगा दिया, किसी को चमड़ा छीलने के लिए लगा दिया, किसी को किसी और चीज के लिए लगा दिया। तो अब आप ये देखेंगे कि ये जो सारी चीज है, इसके पीछे का स्वर ये है कि आपने अपने तरफ जो बंदूक की नली थी वो किसी और की तरफ कर दी कि भाई हम जिम्मेदार नहीं है। ये चाहे आपकी घूंघट प्रथा हो, चाहे जाति प्रथा हो, छुआछूत हो, इसके लिए जिम्मेदार जो है वो मुस्लिम है इस देश में। तो आपने एक नया दुश्मन चिन्हित करके दे दिया, आप खुद से बरी हो गए और आपने बिल्कुल ही एक नई थीम पकड़ा दी कि हम तो धर्म योद्धा थे, हम तो क्षत्रिय थे, हम तो ये थे, हम तो वो थे। एक परियोजना ये चलती है। इसी के बरक्स एक और परियोजना चलती है जहां जिस जाति में वो लोग हैं वहां उसी जाति पे गर्व करने का भाव, जहां उनको लगता है कि हाँ हम इस जाति में पैदा हुए, हमारे लिए बहुत गर्व है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर जाति गर्व का विषय है, खासतौर पर उन समुदायों के लिए जो जाति से पीड़ित रहे हैं, तब मुझे लगता है कि जाति का जो दंश है वो इस समाज से कभी खत्म नहीं हो सकता है। और खास तौर पे इन दिनों जो हम ये देखते हैं कि जो लोग अपने आप को ये कहते हैं कि हम फला वंश में पैदा हुए, आपने कहा चमार वंश में पैदा हुए, क्षत्रिय थे, जो चमार कम्युनिटी के लोग अभी जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में थोड़ा सा हिस्सा ये आपका झुंझुनू, जुहू और अलवर का जो हरियाणा से लगता हुआ हिस्सा है, यहाँ उस गर्व का भाव बहुत ज्यादा रहा और आजकल वो गर्व जो है उफान मार रहा है, उफन रहा है। जी सर, क्या कारण है कि जाति जो है हमारे लोगों के मन से निकलने का नाम नहीं लेती है? कहा जाता है कि जब आप पढ़ जाओगे, लिख जाओगे, उच्च शिक्षा में चले जाओगे, आप अपने गांव से, बस्तियों से निकल के थोड़ा बाहर जाओगे तो शायद लोग जाति छोड़ देंगे। लेकिन अभी कुछ ही महीनों पहले अमेरिका जैसे देश में कैलिफोर्निया स्टेट की सीनेट एक बिल, जातीय भेदभाव एक बिल सर्वसम्मति से पारित करती है और वो दक्षिण एशिया के लोग जब वहाँ पहुँचते हैं और जो वहाँ भी जो अपनी जाति लेके गए हैं वो, और उस बिल का काफ़ी वहाँ भी विरोध होता है बाकी लोगों द्वारा। तो क्या कारण है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे लोग जाति गर्व को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? इसका बड़ा कारण ये है कि जाति का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। लोग जाति में जन्मते हैं, जन्म से पहले जाति आती है। आप किस माँ बाप के पेट में हैं उससे तय हो जाता है कि आप किस जाति में जाएंगे। फिर आप जन्मते जाति में, आप जाति में शादी करते हैं, जाति में बच्चे पैदा करते हैं, जाति में रहते हैं, जातिगत सोसाइटियों में रहते हैं, जातिगत मोहल्लों में रहते हैं, जाति की धर्मशालाओं में ठहरते हैं, जाति के घाट पर जाकर के आप नहाते हैं। जीवन भर आप जाति को इस्तेमाल करते हैं या आप जाति के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाति आपके लिए सुरक्षा का एक घेरा रहती है। आपको लगता है कि जातिगत भाईचारा है, वो जाति है जो मेरे को रक्षा करेगी, और अंत में जब आप मर जाते हैं तो आप जाति के शमशान में जाकर के जलते या गाड़े जाते हैं। और जब आपकी थोड़ी सी हड्डियां बच जाती है और उनको हरिद्वार, गया जी और कहीं और ले जाकर के उसका वो किया जाता है, पिंड तर्पण किया जाता है, पुष्कर में, मातृकुंडिया में या त्रिवेणियों में, जहां जहां भी संगमों में किया जाता है, वहां भी जाति के आधार पर पंडे बैठे हुए हैं और जाति के आधार पर घाट है। तो जाति जो आपके जन्म से पहले आती और आपकी मौत के बाद भी नहीं जाती, वो आपकी खून के प्रवाह में शामिल हुई, एक संस्कार के रूप में, एक विचार के रूप में आंखें खोले तो जाती। और आप सोचिए कि मैं कई बार देखता हूं कि कहीं कुछ लोग अंतर जातीय विवाह कर लेते हैं या कुछ और चीज कर लेते हैं तो उनको जाति बाहर कर दिया जाता है। जाति बाहर करने के बाद में मतलब उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया कि उन्होंने जाति की हदबंदी को तोड़ा और बाहर निकले, दहलीज को लांघा। वही लोग जब जाति उसको बाहर कर देती है तो वो इस कोशिश में लगे रहते हैं कि जाति के दरवाजे पर खड़े रहते हैं, जुर्माना देते हैं, जूते माथे पर उठा लेते हैं, माफी मांगते हैं और उसी जाति में वापस शामिल हो जाते हैं। तो जिससे बाहर निकलना है
उसी के भीतर घुसने का इतना चाव है, इतनी चाहत है, क्योंकि उनको लगता है कि जाति के बिना सुरक्षा नहीं। आपको इंडियन डेमोक्रेसी पर, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास ही नहीं, इसलिए पैरेलल व्यवस्था चल रही है। एक तरफ हमारे कोर्ट कचहरियां हैं, एक तरफ हमारा सारा सब कुछ है। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ क्या है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमको दिखती है, लेकिन सोशल डेमोक्रेसी कहां पे है, जहां पर हर दिन आप ये खबर सुनते हैं कि जातीय पंचों ने खाप पंचायतों में बैठ करके ये निर्णय ले रहे हैं रोज। वो कह रहे हैं लड़कियां ये नहीं पहनेगी, लड़कियां मोबाइल नहीं रखेगी, लड़कियां वो नहीं करेंगी, ये निर्णय ले रहे हैं जाति पंचायतें। और जाति पंचायतें न केवल निर्णय ले रही है, पैरेलल कोर्ट्स चला रही है वो, और जुर्माने कर रही है, मौत के घाट मृत्युदंड की सजा दे रही है। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा जिनको पैरों पर लटका दिया, मार करके गोली मार दी, ये जातियां कर रही है। तो ये जो जाति जिस तरीके से एक्ट कर रही है, और अब उससे भी आगे चला गया मामला, अब उतना सरल नहीं रहा। ये एक चीज थी, अब उसमें जातिगत इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, वहां कोचिंग चल रही है, विश्वविद्यालय बने हैं जातियों के नाम पर कि फला जाति का अपना एक विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालय जहां कहा गया सा विद्या विमुक्त है, विद्या जो विमुक्त करती है, वहां भी आपने जाति के जाल में अपने आप को डाल दिया। हद ये है कि जाति के नाम पर सेनाएं लगे, और ये सेनाएं, हर जाति की जो सेनाएं हैं, ये भारत राष्ट्र की सेनाओं के खिलाफ खड़ी है। जरूरत पड़ने पर आपकी इंडियन आर्मी के खिलाफ कास्ट आर्मी खड़ी हो जाती है और गोलियां चलाती है। सिविल वार जैसा हालात इस देश में कर रखा है। तो ये जाति को गर्व करने वाले लोग सही मायने में देशद्रोही हैं और मानवद्रोही हैं। जी सर, इसका पर क्या समाधान है? ये जाति का जो गौरव है ये इतना लगातार बढ़ते जा रहा है, और जिन लोगों ने सालों से जाति के नाम पे भेदभाव झेला, शोषण जिन्होंने झेला, अभी ऐसा दिख रहा है कि वो लोग ही अपने आप को किसी से ऊंचा और अपने उसमें गौरव करने में लगे हैं। तो क्या ये किसकी जिम्मेदारी, क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि वो कम से कम आगे आए और अपने इस जातीय गौरव को छोड़ने की कोशिश करें? तो इसका समाधान क्या है? दो तीन तरह की चीजें हैं कि पहली बात तो ये हम अक्सर पीड़ित से ये उम्मीद करते हैं कि वो समाधान दे। तो ये विक्टिम की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सॉल्यूशन दे सके, क्योंकि वो तो पीड़ा में है, वो उससे ग्रसित है। लेकिन इसका एक पहलू जो है वो निश्चित रूप से खतरनाक है कि जब आप जिस जंजीर से बंधे हुए हैं उस जंजीर को, उस गुलामी के प्रतीक को गहना मान लें, आभूषण मान लें और उसको गले में लटका लें, तो ये जो जाति की जंजीर है उसको अगर कोई अपनी पहचान बना करके और अपने आप को ग्रेट कह रहा है उस रूप में, तो ये खतरनाक हो जाता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अधिकांश जगहों पे जो एट्रोसिटी की जो FIR लिखी जाती है उसमें ये कहा जाता है कि हमको सार्वजनिक स्थल पे गाली दी, और गाली क्या दी, हमें ढेर जमा कहा। और इसकी वजह से एक बड़ा अभियान चला जहां लोगों ने कहा कि हम अपनी ये पहचान को छोड़ करके हम अन्य पहचानों की तरफ जाएंगे। तो कोई जाटव बना, कोई बैरवा बना, कोई कुछ और बना, ऐसे चीजें हुई। लेकिन हमारे देखते देखते ही एक नया मूवमेंट और आया जिसने अपने आप को ग्रेट चमार के रूप में स्थापित कर दिया। तो और कई पंजाब में चमार रेप गिन्नी माही गा रही हैं और लाखों लोग उसको देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ग्रेट चमार की अवधारणा ला रहे हैं और जगह जगह पर बोर्ड लग रहे हैं। हरियाणा, राजस्थान और इन तमाम इलाकों में जो लोग पहले चमार सरनेम लगाते थे और छोड़कर के कोई और सरनेम की तरफ गए, वो फिर से अपनी तरफ लौट रहे हैं और वो लौट करके
वो अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं, हमारे लिए चमार होना सबसे बढ़िया था, हम फिर से चमार हो जाएंगे। और ये लोग कोई मनरेगा का मजदूर कर रहा हो ऐसा नहीं, ये वो लोग कर रहे हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं, टेक्नोलॉजिकल जगहों से आए हैं, और समाज के लिए एक तरीके से जिनकी तरफ लोग उम्मीद से देखते हैं, वो फिर से उसी जातीय गौरव की तरफ लौट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, और इस डिस्कोर्स से बहुत सारे लोग डिसएग्रीमेंट भी कर रहे हैं, जहां वो जातियां कह रही कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं पढ़ रहा हूं इन सब लोगों चीजों को आजकल, तो मैं ये देख रहा हूं कि उद्वेलन है, जहां एक तरफ चमार बनने की छटपटाहट है, और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इसको बिल्कुल असहमति व्यक्त कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं। जैसे खास तौर पे जो पश्चिमी राजस्थान के जो मेघ समुदाय के लोग हैं, मेघवाल हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा इस शब्द से कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ शब्द ये प्रचलन में चमार शब्द ही था। या अरावली के इस तरफ के जो लोग हैं, जयपुर से नीचे के इंदौर तक के, बॉम्बे तक के जो बलई समुदाय के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों समुदायों के बीच में से ये बात भी निकल के आ रही है कि हम कपड़ा बुनने वाली कम्युनिटी है, हमारा चमड़े के काम से कोई लेन देना नहीं रहा। आप हमारे पर चमार पहचान को थोपने की कोशिश मत करिए। आपको गर्व है तो बढ़िया बात है, आप जाइए उससे, पर मैं दोनों ही चीजों को एक्सट्रीम पे पाता हूं कि अंत में आप अपनी अपनी जाति पे गर्व करके क्या हासिल करें। तो जो समाधान की दिशा है, और ये जो ढेर चमार से ग्रेट चमार तक की जो यात्रा है, इसका हासिल क्या? एक दौर था जो गाली है, बीच में खुद ही छोड़ा लोगों ने, फिर खुद ही पकड़ लिया, और फिर उसमें ग्रेटनेस ढूंढ रहे हैं। तो ये जो विचार है, ये डॉक्टर अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को थ्रेट है। ये स्ट्रेंथन ऑफ कास्ट, और स्ट्रेंथन ऑफ कास्ट जो है वो बीमारी है, उसका इलाज जो है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। बड़ा आइडिया है, कई बार लग सकता है कि वो आसमान के तारे तोड़ने जैसी बात है, कभी नहीं खत्म होगा। कई लोग कहते हैं कि ये खत्म ही नहीं हो सकता है, और बीच में ये पूरा चीज भी चली जब लोगों ने कहा कि नहीं, जाति कभी खत्म होगी नहीं, और खत्म नहीं होगी तो हम जाति का उपयोग करेंगे अपने हित में। लेकिन जो इंस्टीट्यूट बना ही कुछ और लोगों के हित के लिए है, आप उसको अपने हित में कैसे उपयोग कर लेंगे? या आप ये मान रहे हैं कि नहीं, हम अपनी जाति को मजबूत कर लेंगे तो जो मजबूत जातियां हैं वो फिर उनके बराबर आ जाएंगे, और उनके बराबर आने के बाद में फिर हम इस पर निर्णय कर लेंगे। तो आप ये कैसे सोच रहे हैं कि आप तो मजबूत हो जाएंगे और तब तक वो वही मजबूत बैठ रहेंगे, वो अतिरिक्त मजबूत नहीं हो जाएंगे क्या? वो भयंकर मजबूत हो जाएंगे जब आप मजबूत होने लगेंगे। यानी आपकी और उनकी दूरी सदैव बनी रहेगी। तो और ये मामला ही नहीं है, इससे बाहर गए बगैर आप मुक्त नहीं हो सकते। ये ह्यूमन लिबरेशन की बात है, और जाति से पीड़ित केवल दलित नहीं है, अछूत नहीं है, अनुसूचित जातियां नहीं है। मैं ये मानता हूं कि उनसे कहीं ज्यादा पीड़ित ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, या ओबीसी की वो लठेत जातियां हैं जो जाति को आज बहुत गर्व के साथ और अत्याचार करने में आगे हैं। क्योंकि जब आप जाति नाम की एक घृणित संस्था को गर्व की वस्तु बनाते हैं और वो चिपक जाती है आपके, तो आपके मूलभूत मानव होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, आपको इनह्यूमैनिटी की तरफ ले जाती है। तो अगर कोई समुदाय में मानवता नहीं है और मानवता से वो वंचित है, तो मेरी संवेदना उस समाज के प्रति ज्यादा है। जो पीड़ित है वो तो लड़ रहा है उससे, लेकिन जो उससे शक्ति अर्जित कर रहा है और जो उसको एंजॉय कर रहा है, जो प्रिविलेज में जी रहा है जाति की, मैं सोचता हूं कि वो जिस मानसिक बीमारी और यंत्रणा से ग्रसित है, अमानवीय होने की, उसको लिबरेट करना बहुत जरूरत है, उसको उससे आजाद करना बहुत जरूरत है। तो ये दो तरफा काम है, ये एक तरफा काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि केवल दलितों को इससे मुक्त होना है, इससे मुक्त उतना ही ब्राह्मणों को भी होना है, उतना ही दलितों को भी होना है। और ये संयुक्त अभियान, इसको कोई ये सोच ले कि हम कर लेंगे, नहीं होगा, ये मिल के करना पड़ेगा। जब तक सब लोग मिल करके नहीं करेंगे, जाति से मुक्ति हो ही नहीं सकती है। आप अकेले कैसे मुक्त हो जाएंगे जब और लोग बने रहेंगे अपनी अपनी जाति में?
तो वो तब होगा जब सबको ही कहेंगे कि नहीं, हमको इससे नहीं करना। और मुझे लगता है कि लोहिया के वक्त में ये हुआ, जेपी के वक्त में ये हुआ, गांधी ने कोशिश किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसमें लंबा काम किया, और उससे भी पहले बुद्ध ने, महावीर ने, और भी हमारी पूरी एक धारा है जहां पर जाति को चुनौती दी गई, वर्ण को चुनौती दी गई, एक ऐसे देश की कल्पना की गई जहां कबीर कहते हैं कबीरावासी हम उस देश के जहां जाति वर्ण बोलना है, या रविदास बैगमपुरा की कल्पना करते हैं, बुद्ध जहां संघ का निर्माण करते हैं। तो बहुत लंबी धारा है, वो पेरियार से लगा करके, फुले से लगा करके, अम्बेडकर से लगा के सब तरफ आती है। तो मुझे लगता है कि एक लंबा संघर्ष है जो हजारों साल से जारी है, और कभी ये संघर्ष जीतता है और कभी कभी हार जाता है, लेकिन मानव का मानव बनने का जो अभ्यास है, उसकी जो अभिप्सा है, वो उसको इन तमाम हदबंदियों से बाहर ले जाएगा। वो केवल जाति के जकड़न की बात नहीं है, वो जाति, धर्म, राष्ट्र, लिंग, नस्ल, श्रेष्ठता, पवित्रता, इन तमाम चीजों से बाहर निकल करके केवल मानव होने की बात। और इसीलिए हम मानव अधिकारों की भी बात करते हैं, हम लड़ते हैं सब लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, उन तमाम लोगों के लिए, लेकिन हम अंत में ये कहते हैं कि अंतिम तौर पे मानव अधिकारों की प्राप्ति, और वही हमारा संविधान भी कहता है, वो सब समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है, तो वो पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए नहीं करता है, वो सबके लिए करता है। इसीलिए भारत का संविधान और उसका जो उसकी जो उद्घोषणा, उसका जो उद्देशिका है, उसका जो प्रस्तावना है, वो सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है। तो जरूर सोचना चाहिए कि ये जो सारी जाति गौरव की परियोजनाएं हैं, जाति को स्ट्रेंथन करने का जो काम है, इससे बाहर जाकर के कैसे हम एक ऐसा समाज बना पाए जहां न्याय, समानता, बंधुता और आजादी एक आधार है। शून्यकाल से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।